बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, लाहौर का मौसम तो इंतहाई शानदार है और जो एक गर्मी की तमाज़त बढ़ती चली जा रही थी, हमें लगा कि अब सिस्टम, लेकिन कराची की सूरत हाल बिल्कुल ऑपोजिट है। कराची की सूरत हाल में हम देख सकते हैं कि दर्जा हरारत जो है अब 4 के हिस्से के साथ ही दिखाई देता है। जो भी 44 तक चला जाए तो फील्स लाइक क्या होगा हम समझ सकते हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है सिंध में, इंटीरियर सिंध में, कराची में। लाहौर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो लाहौर को क्या शानदार रात को मौसम था लाहौर में, और किस तरह से बारिश हुई और तेज़ बारिश हुई, और यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये मई का महीना और इसमें ये वाली बारिश हो रही है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कल के दिन में कोई इस तरह से बारिश वाला सीन होगा, क्योंकि हमें बता चुके थे महकमे मौसमियात के एक्सपर्ट्स कि भाई आगे मौसम जो है वो खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। लेकिन अल्लाह ताला की जो शान है वो डेफिनेटली हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस हवाले से। लेकिन आगे चलकर ज़रा तफसील से बात करेंगे, ख़ास तौर पर कि कराची का जो मौसम है वो इतना वर्स है, सिचुएशन में शहरी कैसे गुजारा कर रहे हैं, करना कैसे चाहिए, और वेदर की तो बात हो गई है। जो आलमी मंजरनामे पर नजरनामे की भी बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी जारी है, और मगर जो गुज़श्ता रोज़ है वहाँ पर हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की जानिब से 15 मिसाइल और 3 ड्रोन हमलों का दावा किया, और बाद में मिसाइल इंटरसेप्ट करने की वीडियो सामने आई। इमाराती वज़ारत दिफा ये कहता है कि ईरान की जानिब से आज 15 मिसाइल और 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट किए गए मिसाइलों में 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान के आला फौजी अहदेदार ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की तरदीद कर दी है। अरब मीडिया का दावा है कि फौजी अहदेदार का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले का कोई इरादा नहीं। ईरानी फौजी अहदेदार ने न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में यह भी कहा कि अगर यूएई ने कोई इकदाम उठाया तो उसकी तमाम अहम तनसीबात ईरान का हदफ होंगी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया है कि ईरान के अमले को गुज़िश्ता रात पाकिस्तान लाया गया। इसहाक डार के मुताबिक मुतल्लिका ईरानी बहरी जहाज़ को ज़रूरी मुरम्मत के बाद उसके असल मालिकान को वापस करने के लिए पाकिस्तानी समंदरी हदूद में लाया जा रहा है। और ईरानी तजारती जहाज़ तौस्का के अमले को पाकिस्तान से ईरान वापस भेज दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जो अमरीकी फोर्सेज हैं उनके कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज़ का अमला ईरान वापस पहुँच गया है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से सफ़ाए हस्ती से मिटा देने की धमकी दे दी है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं, ईरान नेक नियति से मुआहिदा करे, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया, ईरान के 159 जहाज़ डुबो दिए, मेरी तो ख्वाहिश थी कि उन पर कब्जा किया जाता। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक के मुतरादिफ है। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की जो संजीदा सफारती कोशिशें हैं उनके बायस मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, ताहम अमेरिका को चाहिए कि वो बदख्वाहों की जानिब से किसी नए दलदल नुमा तनाज़े में घसीटे जाने से होशियार रहे। ये है जी सारी सिचुएशन जिस पर हमने करनी है बात। हमें बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, सीनियर सफारतकार हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Walaikum assalam and a very good morning to both of you and your viewers. I'm very good. डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो हम आखिर में हमने बात की उसी से आगाज़ करते हैं। जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का ये बयान सामने आया, जिसमें वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के जो थे, आप कह लें कि ज़बानी कलामी जो अटैक्स थे उनका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में कोशिशें तो हो रही हैं सफारतकारी की और मस्बत पेशरफ्त हो रही है, लेकिन अमेरिका जो है वो अलर्ट रहे कि बदख्वाहों की जानिब से एक बार फिर से किसी नए दलदल में ना धकेल दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? या उनका इशारा वही है, उसी शख्सियत पर है जिस शख्सियत ने ये फैसला कराया था डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके, जो कि 11 फरवरी को बैक डोर ऑफ व्हाइट हाउस से जो दाखिल हुआ था, और उससे पहले उसने 6 चक्कर और लगाए थे, और उससे पहले उसने पूरी लॉबिंग की थी कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मना लिया जाए, क्योंकि और उस शख्स का नाम है नेतन्याहू, और जो कि साहूनी लॉबी के लिए शुरू से ही काम करता है, जब से वो उसने होश संभाला है और जब से उसने ये पॉलिटिकल एरिना में कदम रखा है। तो उस वक्त से लेकर तो ये उस तरफ ये इशारा बिल्कुल सीधा सीधा नजर आता है, क्योंकि वो वजीर खारजा हैं, लिहाजा उन्होंने नाम लेने से इज्तनाब किया इस मामले में। और वही स्पॉइलर है, ये जो आप फजुरा की बात कर रहे थे, मैं खुद वहाँ सफ़ीर रहा हूँ यूएई में। फजुरा में जो उनके ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है, तनसीबात हैं,
वहाँ मिसाइल और ड्रोन्स की बातें जो हो रही हैं दागे जाने की, ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। और यही वो इशारा है जो फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची साहब का कि ये इसमें स्पॉयलर्स वो इसमें हरकत कर सकते हैं। तो कोई बाइद नहीं कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। जैसे आपको याद होगा कि इससे पहले भी चंद तंसीबात जब जंग थी कोई 40 दिन की, तो उसमें जो नुकसानात हुए थे, कुछ नुकसानात को ईरान ने ओन नहीं किया था। ईरान ने कहा ये हमारा काम नहीं है, जिसमें सऊदी अरब की भी कुछ तंसीबात थे। तो कहने का मकसद है कि यस, इस खिते में एक स्पॉइलर है। यस, इस खिते में एक ऐसा मुल्क है जिसकी की बुनियाद रखी गई थी सहूनियत पर, और जो 1897 से जिसकी हिस्ट्री चली आ रही है, जिसकी वजह से इजराइल को बनाया गया। और इजराइल ने अब 78% ज़मीन जो फ़लस्तीनियों की कब्जा कर रखी है। मजीद एक्सपेंशन का इरादा कुछ ढका छुपा नहीं है, ग्रेटर इजराइल का इरादा उन्होंने बहुत दफ़ा इजहार किया, नक्शा दिखलाया हुआ है नेतन्याहू ने। तो इसलिए उसमें कोई हमें आपको शक नहीं होना चाहिए कि उनको क्या है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ ये मामला बिगड़ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है, बाकी जो न्यूज़लेट हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या जो तुर्की है वो नया ईरान बन सकता है। और इस पर आर्टिकल्स शेयर किए जा रहे हैं जिसमें हम नेतन्याहू और उर्दवान की तस्वीर देख रहे हैं। आपको लगता है ये तनाज़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर सकता है कि इसकी लपेट में बाकी ममालिक भी आ जाए? नहीं, देखिए, वो तो फिर बात बहुत आगे पहुंच जाएगी और वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात पहुंच जाएगी। तुर्की नेटो का मेंबर है, पहली चीज। दूसरा ये कि तुर्की इस खिते का बहुत कवी और बहुत मजबूत मुल्क है। उसके ग्राउंड फोर्सेस के लिहाज से देखा जाए, उसके अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए, उसके अपने इंस्टीट्यूशंस की मजबूती के लिहाज से देखा जाए, और तुर्की एक कौम जो है वो बहुत इस मामले में रेजिलियंट और बहादुर कौम है। इजराइल उसके आगे, अगर उसने तुर्की के साथ कोई ऐसा कोई सोचा तो उसको वहाँ सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वाज़ेह रहे कि तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये सऊदी अरब पाकिस्तान को तो पहले से एक मुआहदा है, लेकिन तुर्की जब भी उसमें शामिल होने का इंदिया दे चुके हैं, उस पर वर्किंग हो रही थी, आपको याद होगा। और अगर वो भी हो जाती है वर्किंग, जो के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसी सूरत में तुर्की, पाकिस्तान की और इजिप्ट की जो हमआहंगी हो जाएगी, तो उसमें कोई सोच नहीं सकता। अच्छा। ये इरादे तो हो सकते हैं, कोई छोटी मोटी झड़प तो हो सकती है, लेकिन ये आगे इसको पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये इजराइल ने किया तो फिर इजराइल के वो एंड ऑफ इजराइल का आगाज शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा मामला हो। अभी तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा अहम मसला है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है, जो पूरी दुनिया को जिसने शदीद अजियत में डाल दिया है, माशी अजियत में डाल दिया है। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान कोई मुबर्रा नहीं है। तमाम ममालिक जो इस खिते के हैं वो भी बड़े सख्त इसमें तकलीफ में आए हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब फरमाते हैं, जिसको कि ईरान ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है, कि जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन वजूहात की वजह से जो वहाँ जहाज फंसे हुए हैं, तकरीबन 2000 के करीब 20,000 सेलर्स हैं, उनको हम बाहिफाजत निकालना चाहते हैं। और मैं सुन रहा था एक जहाज के कैप्टन की एक इंटरव्यू अल जजीरा पर, वो कह रहे थे कि जी हम इस तरह नहीं निकलना चाहते हैं जब तक कि हमें पूरी हमारे मैरी टाइम जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो इसको हिफाजती तौर पर डिक्लेयर ना कर दें कि बिल्कुल महफूज हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से जो दुनिया में मुसीबत आ रही है, जो महंगाई आ रही है, जो रिसेशन आ रहा है, जो लोगों को खुराक की कमी आ रही है, मेडिसिन की कमी हो रही है। और आपने आज सुबह का आगाज ही कराची में सिजलिंग हीट से किया है। अगर एनर्जी मजीद कम हुई तो आप अंदाजा करें, जो थोड़ी बहुत बिजली चलती है, लोग पंखा चला सकते हैं, वो भी नहीं होगा, तो लोग किधर जाएंगे। महंगाई की तो खैर बात ही इसके अलावा है। तो ये तमाम चीजें दुनिया इस मामले में बहुत ज्यादा और अभी सफर करिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान रोल वंस अगेन। जिस तरीके से पाकिस्तान की कोशिशों की न सिर्फ ये दोनों ममालिक तारीफ कर रहे हैं जिनके दरमियान हम ये सालसी की पेशकश की हुई है और हम ये किरदार निभा रहे हैं, बल्कि जितनी GCC कंट्रीज हैं, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस मीडिएशन में। जिस तरीके से अब भी मैंने आगाज़ में जिक्र किया कि बासिर इराक़ची ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो संजीदा कोशिशें हैं उनके तहत मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और मस्बत पेशरफ्त हो रही है जंगबंदी के हवाले से। और जिस तरीके से जो ईरानी तिजारती जहाज़ है तोस्का, उसका अमला ईरान वापस गया है, जिस तरीके से सागदार साहब कनेक्टेड हैं और सारे मामले को देख रहे हैं, इस डिप्लोमेसी पे क्या कहेंगे?
ये जो ठंडक आपको नजर आ रही है, थोड़ी चिंगारियां जो है मजीद शोला नहीं बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से है। वरना चिंगारियां तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो सीज फायर है वो चिंगारियों को उसने बुझाया नहीं है। वो चिंगारियां किसी वक्त भी शोलों में भड़क सकती हैं। वो पाकिस्तान की मीडिएशन है, जिसमें ये जहाज का आपने वेसल की बात की, उन्होंने तो कब्जे में ले लिया था। अमेरिकन तो उनको अपनी कैद में रखते, वो क्यों देते किसी और को। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से, और पाकिस्तान एक गुडविल क्रिएट करना चाहता था यूएस और ईरान के दरमियान, कि अब भी हालात इतने खराब नहीं हुए हैं कि ये चिंगारी जो है आग के शोलों में भड़क जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त यही कोशिश कर रहा है कि इस चिंगारियों पर भी पानी डाल के इसको भी बुझाया जाए, लेकिन अभी वो नौबत वहां नहीं आ रही है। ये जो इस वक्त माहौलियाती हालात और जो मारूजाती हालात है, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, in fact there couldn't be any better way but the way Pakistan is mediating, because it's such a complex, such a complicated issue, spread over to 47 years, और उसको तह दर तह संभालना ये बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो जानिब से मीडिएशन है, उसमें जो होने वाले मुज़ाकरात हैं वो कितने शेकी नज़र आ रहे हैं, जबकि अब यूएई भी बाकायदगी से बयानात भी दे रहा है और बता रहा है कि हम पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान तरदीद कर रहा है। जो सिचुएशन है, जिस तरह कि आपने बताया कि मारूजी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती चली जा रही है, हीटअप होती चली जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? या मारूजी सूरत हाल में ये एक और इजाफा हो गया ना यूएई का। अब जीसीसी की जो 2 दिन कबल मीटिंग हुई थी, उसमें आपको दरारें नजर आना शुरू हो गई हैं। यूएई की एक अपनी अलाइनमेंट शुरू हो गई है। यूएई की अलाइनमेंट जो है वो होती जा रही है यूएस, और उसके बाद इजराइल, और इजराइल के साथ साथ यूएई। और आपने देखा कि आज यूरोपियन कमिश्नर का भी बयान आ गया इन फेवर ऑफ यूएई। उसके साथ साथ यूके का भी बयान आ गया इन फेवर ऑफ यूएई। तो ये बयानात से तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अलाइनमेंट चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो इसको क्योंकि रहा हूँ वहाँ, मैंने वहाँ सफारतकारी की है, सफीर रहा हूँ यूएई में, तो मुझे अंदाजा है कि वो 3 जजीरे जो हैं, ग्रेटर जो अबू मूसा, ग्रेटर तुम और लेसर तुम, वो 1971 में जो ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया था, और 1992 तक ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अबू मूसा चलता रहा। बाद में 1992 में ईरान ने ले लिया। तो बड़ी तमन्ना है यूएई की, बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो हासिल किया जाए। यूएई के पास इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। अब उसकी हिमायत में यूरोप की कंट्रीज भी आ रही हैं। यूएई की कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से कोई मामला ऐसा बने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कब्जा होते होते ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुंह पर 3 जजीरे हैं, इसको भी हासिल कर लिया जाए। तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। जहां तक सवाल है ईरान और यूएस का, वो मामला अभी इम्पास के तौर पर है, क्योंकि वो 14 पॉइंट्स में से राजी नहीं हुआ है अमेरिका कि उन 14 पॉइंट्स पर में पहला पॉइंट यही था कि ब्लॉकेट खोला जाए। ब्लॉकेट जो है वो पहले नहीं था। ब्लॉकेट इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स नॉट अ कॉज ऑफ वॉर. Cause of war was basically enrichment and missile and the proxy and other points, but this became the consequences, and consequence of war has become number one now demand from the Iran side. जी. अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इन नियर फ्यूचर या कमिंग वीक में जिस तरीके से बात तो यही हो रही है कि हमें बज़ाहिर तो दिखाई नहीं दे रहा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी शुरू से चलती आ रही है। बेशक मुज़ाकरात की मेज़ पर भी थे दोनों ममालिक, बयानात तब भी आ रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की मीडिएशन है उसके अंदर आगे चलकर हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे और दोबारा मुज़ाकरात के लिए दोनों ममालिक मान जाएंगे? बिकॉज़ अभी तो कंडीशन हमें ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें शायद स्पॉयलर्स ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। या वो स्पॉइलर तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बिल्कुल उठा सकते हैं। कल ही देखिए आप, ईरान ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। ईरान की 6 किश्तियां अमेरिकन वेसल्स ने, अमेरिकन बहरी जहाज़ों ने उसको डुबो दिया है, उसको उस पर फायर किया है, लेकिन ईरान ने फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान क्योंकि मीडिएशन का काम कर रहा है, पाकिस्तान जैसा मैं कह रहा था कि इसको शोलों में नहीं तब्दील होने दे रहा है चिंगारी को अब तक। उसकी सफारतकारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से। तो यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? यस, दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं है। इस मसले को अगर दुनिया ने हल नहीं किया
तो 1920 की तरह दुनिया में कहत पड़ना शुरू हो जाएगा, रिसेशन के बजाय डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। उससे मुराद ये है कि डिप्रेशन से एक तह ये और नीचे है जब माशी हालात बदतरी की तरफ जाती है। और आज की दुनिया में 1920 टाइप के डिप्रेशन वो मुतहम्मिल दुनिया नहीं हो सकती, और दुनिया इसलिए नहीं मुतहम्मिल हो सकती कि दुनिया एक दूसरे से ज्यादा ताने बाने बुन गए हैं, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है एक दूसरे से। आपने देखे कि ईरान में जो इस वक्त तंगी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि ईरान की इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है दुनिया की इकोनॉमी से, और वो बंदरगाहें 17 फरवरी से बंद है, जिसकी वजह से वहाँ खुराक के साथ साथ वहाँ मेडिसिन की ईरान में कमी हो गई है। ईरान भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ईरान भी प्रेशर में है, पूरी दुनिया भी प्रेशर में है। ट्रम्प साहब ने प्रेशर वो कायम भी किया हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ईरान अमेरिका जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पीएसएल खत्म हुआ है, मेंस क्रिकेट की जानिब से लोगों की नजरें हटी हैं, अब विमेन क्रिकेट की जानिब बढ़ रही हैं। आप देखें कराची स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी है और पहले वनडे में ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे की टीम को 168 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी विमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए स्टेडियम की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाया और ओपनर सदफ शम्स जो हैं और गुल फिरोजा, उन्होंने मुश्तरका तौर पर 162 रन का आगाज़ फराम किया। गुल फिरोजा ने 50 रन बनाए और सदफ शम्स सेंचुरी मुकम्मल ना कर सकी और सिर्फ 2 रन पहले ही आउट हो गई। 98 रन स्कोर किए उन्होंने। सिद्रा अमीन ने 67 रन जोड़े हैं। नाजिया अलवी ने सिर्फ 29 गेंदों पर 56 रन की तूफानी और नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को जो टोटल रन दिए हैं वो 330 तक पहुंचा दिए। फिर 331 रन का हदफ मिला। उसके ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 37वें ओवर में 162 रन पर ही ढेर हो गई। और कप्तान फातिमा सना, तस्मिया रुबाब और सैयदा अरूब शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि पहला मैच खेलने वाली मोमिना रियासत ने भी 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान विमेन टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे बुध को खेला जाएगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम यही परफॉर्मेंस होगी और सीरीज भी हमारे नाम होगी, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि क्रिकेट के जो बड़े अच्छे अच्छे से रंग हैं ना वो अपने मुल्क में देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी टीम को हम गुड लक कहेंगे कि जनाब अगला जो मैच है वो भी जीत जाएं ताकि सीरीज हम ही जीत जाएं। और क्या ही बात हो कि अगर क्लीन स्वीप हो जाए। देखिए ना, सारे एक ही मैच में स्कोर नहीं करना, एक ही मैच में इतना बड़ा टोटल करते हैं और उसके बाद अगले मैच में ढेर हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल नहीं, ये जरा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, गुज़िश्ता दिनों फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो CSS इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक कामयाबी की जो मजमूई शरह सिर्फ 2.67% रही। इम्तिहान में अगर बात करें मजमूई तौर पर 12,792 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से सिर्फ 355 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब करार पाए। और खुशआइंद बात क्या है वो ये है कि इन मुश्किल तरीन इम्तिहानात में ख़वातीन मर्दों पर बाजी ले गई हैं। इन्हीं चंद खुशनसीबों में 2 कामयाब उम्मीदवार महविश नूर और अतीका खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों कामयाब होने वाली मेहनती लड़कियों की कहानी भी तमाम पाकिस्तानियों के लिए डेफिनेटली एक मिसाल है। शेखुपुरा के छोटे से गाँव झबरन से ताल्लुक़ रखने वाली महविश नूर, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन हासिल की है। सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाली महविश नूर ने वसाइल कम होने के बावजूद पहले PMS क्लियर किया, लेकिन उसकी मंजिल कुछ और थी। उसके बाद फिर जनाब CSS और बिल आखिर महविश नूर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर वो भी हासिल कर लिया। जबकि अतीका खालिद की कहानी भी इतनी ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, जिनकी परवरिश उनकी दादी ने की। बचपन से ही माली मुश्किलात और माशरती फ़र्क को करीब से देखने के बावजूद वो ना रुकी और बस बढ़ती चली गई। अतीका पहले डॉक्टर बनी, फिर PMS के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हुई और अब जनाब कहाँ पहुँच गई हैं और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जगह बनाई है। उनकी कहानी भी हर उस लड़की के लिए एक पैगाम है कि हालात आपका मुस्तकबिल तय नहीं करते, बल्कि आपकी मेहनत और जज्बा आपकी मंजिल का तयन करता है। दोनों खूबसूरत लड़कियां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश और अतीका, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुबारकबाद हमारी तरफ से कि जनाब ये तो क्लियर करना ही एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें पोजीशंस लेना और टॉप करना और स्कोर्स आपके क्या ज़बरदस्त हैं। हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। बिल्कुल, और मैं जानना चाहूँगा अतीका आपसे तो ज़रूर, पहले महविश की जानिब आते हैं कि 7th पोजीशन ओवरऑल, 7th पोजीशन हासिल करना मेरा ख्याल है कि एक आम बात नहीं है। आपने कितनी तैयारी की थी इसकी, और आपका जो गांव है उसमें कोई ऐसा माहौल था, घर में ऐसा माहौल था जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे?
अच्छा, पहली बात तो ये कि CSS एक वो इम्तिहान है जो पाकिस्तान लेवल पे एक मुश्किल तरीन इम्तिहान समझा जाता है। और टॉकिंग अबाउट माई एरिया, तो मेरी फैमिली में, मेरे एरिया में दूर दूर तक भी कोई ऐसा CSP ऑफिसर नहीं था। मैं सिर्फ TV पे या सोशल मीडिया पे ही देखती थी कि CSS कर लिया और ये पोजीशन हासिल कर ली। तो मैंने भी जब मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ये करूँ। और फिर मुझे सब ने, मेरे इलाके के लोगों ने या मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने मुझे डिस्करेज किया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा ख्वाब है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत वो लोग करते हैं जिनके कनेक्शंस होते हैं या बहुत बड़े बैकग्राउंड से होते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं, तुम अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करोगी। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि जो करते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, वो भी कोई अर्शों से नहीं आए होते। अगर वो कर सकते हैं, वाई कांट आई? तो कभी भी मैंने फेलियर की स्टोरी कभी नहीं देखी कि ये नहीं होता। मैंने हमेशा यही देखा, उन्हीं को देखा कि ये होता है। राइट अच्छा, आपकी जर्नी पे मज़ीद भी ज़रा रोशनियाँ डालते हैं, क्या क्या मंजिलें आपने तय की उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले हम अतीका से भी बात करते हैं। अतीका, आपका जर्नी भी बड़ा मुश्किल था और मोटिवेशनल सेम साइड पे, जिस तरीके से आप मेडिकल, फिर उसके बाद क्या क्या करती हुई यहाँ तक पहुँच गई हैं, अपनी जर्नी और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। Ma'am, actually I started in my MBBS completed in 2023, and later on I started my preparation. Apart from this, I was doing many things side by side, like public health research fellowships थी, मेरी private job थी, government job थी, वो भी उस टाइम पे गायनी की प्रैक्टिस थी, और apart from this कुछ research articles थे जो के साथ साथ चल रहे थे, and secondly फिर PMS CSS की preparation भी थी. So I thought one thing, if I am consistent, I can definitely do this. So I kept on doing that without any guidance, without any academy. मैंने घर में बैठ के प्रिपरेशन की, हॉस्पिटल में बैठ के, वार्ड्स में बैठ के प्रिपरेशन की अपने, that was the whole thing, and finally अल्हम्दुलिल्लाह in my first attempt I cracked both CSS as well as PMS. क्या ये फुलफिलिंग नहीं था? लोग तो एक भी एग्जाम नहीं पास कर पाते। पहले आप डॉक्टर बनी, फिर उसके बाद PMS दिया, फिर उसके बाद CSS दिया, तो ये क्या ये ग्रेटिफाइंग नहीं था आपके लिए? आप चैलेंजेस को ज़्यादा पसंद करती हैं? क्या वजह थी जो आप मुसलसल जो है वो आगे बढ़ते रहे? Sir, actually the purpose of life of any person is actually to strive for excellence, and for me the purpose of excellence was achieving the thing जिसमें मैं contented हूँ. So मेरे लिए definitely medicine was contenting, but at the same time I realized I have to achieve something bigger. So for that purpose I joined police service, and before that I'm also serving as AC UT. So that's why that was the thing where I realized कि मुझे move on करना है, whatever the यानी अगर आप अपनी ड्यूटी के दौरान किसी को इंजर्ड कर दें तो वहीं पे तिब्बी इमदाद ऐसे exactly, definitely. राइट अच्छा माविश, जिस तरीके से हमने आपकी स्टोरी और आपके सफ़र के बारे में बात की, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, yes, तो आपने ये मंजिलें कैसे कैसे तय की? आपने बताया कि मोटिवेशन आपकी आप अपने लिए खुद ही बन गई। जब डेफिनेटली इर्द गिर्द के लोग डिस्करेज कर रहे हों तो फिर आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं ये मेरे लिए है और मुझे इसी तरफ जाना है? अच्छा, मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ कि एक औरत की, एक लड़की की एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। हम ब्रॉडली स्पीकिंग अगर पाकिस्तान में बात करें तो फीमेल्स जानी जाती हैं ईदर बाय द नेम ऑफ देयर हस्बैंड्स और बाय द नेम ऑफ देयर फादर्स। सो आई वाज ऑलवेज लाइक कि व्हाई दे कांट हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, उनकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, वो अपने नाम से पहचानी जाएँ। So though I was a nutritionist, but that was its scope was not that much broad. Its horizon that was narrow, limited to a certain extent. So that was the thing that I realized कि अगर मैं CSS करती हूँ तो मैं इतने बड़े लेवल पे जहाँ मैं सर्व कर रही होंगी, I will not only be the inspiration for all the girls in my area and broadly speaking in all over Pakistan, but also I will be serving them in the best possible manner. और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो अगर एक मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, वैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट कितना सा काम कर सकते हैं, और अगर वो एक ब्यूरोक्रेट है, एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा है, तो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने में वो ब्रॉडर लेवल पे प्ले कर सकते हैं अपना रोल। तो आपसे गुफ्तगू करके अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ जो लोग हैं वो उसको उसी रिस्पेक्ट में लेकर चलते हैं जिसमें हमेशा से ब्यूरोक्रेसी को रखा गया है, लेकिन अब बहुत तनकीद भी होती है और बहुत लोग जो है ना बातें भी करते हैं। CSS के एग्ज़ाम को पास करने के हवाले से भी बातें होती हैं कि जो पौध ऊपर आ रही है वो शायद उतनी ब्राइट एंड शाइनी नहीं है। आपने चूँकि यू वर अ पार्ट ऑफ इट, क्या फ़ील किया, क्या ऐसा है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन द सेंस के दे आर शोइंग देयर विजिबिलिटी। अच्छा, मेरा इस चीज़ में बहुत डिफरेंट ओपिनियन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज मैं इस मौके को यूज़ करके मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी जो यूथ है वो ओरिएंट हो रही है टुवर्ड्स टिकटॉक, व्लॉगिंग का कल्चर, इन्फ्लुएंसर कल्चर, ईजी मनी।
यस इजी मनी है, जिसमें कोई स्टडीज़ नहीं होती हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो हम जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो CSS PMS की इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, इफ़ दे आर मेकिंग देयर विजिबिलिटी एंड दे आर शोइंग देयर हार्ड वर्क, तो दे आर इंस्पायरिंग द जनरेशंस, आवर यूथ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो उस चीज़ को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है? हम सब यहाँ मेहनत से आते हैं, हम एक यंग जनरेशन है, हमारे एक स्पिरिट होता है, पैशन होता है सर्व करने का पाकिस्तान को। तो उस तरह से अब अच्छी बुरी चीज़ें हर फील्ड में होती हैं। डेफिनेटली जो चीज़ें जिस चीज़ पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे दिस एंड दैट, वो हर डिपार्टमेंट में होती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारी यूथ इस तरफ आ रही है, और कुछ हिस्सा यूथ का, जिस तरह आपने कहा कि वो आके रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इससे पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। अतीका, व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारी लड़कियाँ, ख़वातीन ये ख्वाब देखती हैं, बच्चियाँ, और वो टैलेंटेड भी होती हैं, लेकिन जो कभी ना कभी वो माली हालात और जिस तरह से सोसाइटी का प्रेशर और डिस्करेजमेंट घर से शुरू हो जाना, इस सब से आपने फ़ाइट किया और आप फाइट करके यहाँ तक पहुँची है। ऐसी उन तमाम लड़कियों को आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम उनको यही है कि यू नीड टू फाइट ऑल दोज लिमिटेशंस। देयर इज़ नेवर अ लिमिटेशन, इनफैक्ट इट इज़ योर माइंड। अगर हमें पता है कि हमने कुछ करना है, तो मेरे ख्याल में हम कोई भी दुनिया की ताकत हमें उससे रोक नहीं सकती, अगर हमारा अज़म सच्चा है। सो डेफिनेटली हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें हार्ड वर्क करना है, और चैलेंजेस हर पर्सन की लाइफ में होते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो एवरी सिंगल पर्सन हैज़ टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस, बट द पॉइंट इज कि हम उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई विल कोट कुरान पाक की आयत है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सो विद एवरी चैलेंज देयर लाइज अपॉर्चुनिटी। अब वो हमारी प्रोरोगेटिव है कि हम उन चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से तलाश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमारी सोसाइटी अब काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रही है, सो फीमेल्स को बहुत से एवेन्यूज मिल रहे हैं। सो अभी अगर हम कुछ नहीं करते तो ये हमारी फॉल्ट है, रादर देन द फॉल्ट ऑफ सोसाइटी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी सिटीजन पार्टिसिपेशन। हम हर चीज़ अपने पेरेंट्स पे, अपनी गवर्नमेंट पे, सोसाइटी पे डाल देते हैं, नहीं डालनी चाहिए, और टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। अतीका, आपका और मैम से आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियोज आने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड वी होप कि आप आगे चलकर पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से सर्व करेंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कराची में शदीद गर्मी ने शहरियों को लपेट में ले लिया है, उसी की बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी ने 10 अफराद की जान ले ली। 44 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने कराची में मंगल से समंदरी हवाओं की वापसी की पेशगोई की है, लेकिन तब तक क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से जानते हैं हमारे कराची के नुमाइंदे आफ्ताब खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है इस कदर शदीद मौसम की? जी देखिए, ये जो कराची में जो गैर मामूली गर्मी पड़ी है, जिसको गो के हीट वेव डिक्लेयर नहीं किया महकमा मौसमियात ने, उसकी वजह ये उन्होंने ये बताई है कि हीट वेव के लिए कुछ 4-5 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें हवा में नमी के तनासुब जो है 60% से तजावुज़ करना, और इसके अलावा मुसलसल 3 से 5 दिन 40 डिग्री रिकॉर्ड होना, और इसके साथ साथ जो है वो जो समंदरी हवाएँ और वो भी उसकी बंदिश समेत दीगर अवामिल शामिल है। तो चूँकि ये जुज़वी तौर पर समंदरी हवाएँ बहाल हो जाती थी, लेकिन 2 दिन यानी इतवार और पीर को, कल की ख़ास तौर पर हम बात करते हैं कि 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड कराची में रिकॉर्ड हुआ, जो कि शदीद किस्म की, यानी 7 साल के बाद ये बता रहे हैं कि 2018 के बाद पहली मरतबा जो है कराची में गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि 2018 में 46 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है। ऐसा सच कोई रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि माजी के अगर हम कराची का रिकॉर्ड देखें तो 1938 में 48 डिग्री कराची में रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन लू के थपेड़े पूरे दिन चलते रहे, जिसकी वजह से अमवात भी लोग जानों से गए। हमने देखा कि दिन भर जो है वो शहर की सड़कों पर रिलीफ कैंप, जो हीट स्टॉक कैंप लगाए थे शहरियों ने, और उसमें जो है वो इंफरादी सतह पर भी और उसके अलावा इदारों ने भी, तो उसमें लोगों को रिलीफ फराहम करते दिखाई दिए। वजह इसकी ये बनी थी कि एक भारत के ऊपर जो है वो एक सर्कुलेशन बना था, जो कि सब ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, हाई सर्कुलेशन उसको कहते हैं, और एक जो है वो हमारे जो वस्ती सिंध का जो इलाका है, वहाँ पर भारतीय गुजरात से मुल्क का जो एक वहाँ पर एक लो प्रेशर बना था। तो वो मुहावरा कहते हैं कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, तो
ये दो चीज़ें जो है बैक वक्त कराची पर आप समझे कि हमलावर हुई एक गर्मी की शक्ल में, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि कराची में जो है वो लोग बिलबिलाते रहे। अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि लोग जो है सड़कों पे वीरानी नज़र आई। माजी में जब हमारे पास 2015 में एक हीट वेव रिकॉर्ड हुआ था जिसमें 2200 से ज़ायद अपराध जो अपनी जानों से गए थे, तो उस वाक़े के बाद जो है अब चूँकि लोगों को अजबर है, वो सब जहन नशीन है, तो लोगों ने इससे ये सीखा कि गर्मी के औकात में जो है वो घरों से जान ये तो अच्छी चीज़ है। और आफ्ताब साहब दूसरा ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो समुद्री हवाओं की वापसी जो है वो आज से शुरू होगी, उससे क्या कुछ बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, चूंकि ये प्रेशर जिस तरह मैं दो चीज़ें बता रहे थे कि लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर, ये मूव कर रहे हैं आगे ग्रेजुअली। ये जब निकल जाएंगे तो समुद्री हवाएं बहाल हो जाएगी। उसके बाद कराची में दर्जा हरारत कम होंगे लेकिन नमी के तनासुब जो है वो बढ़ेगा, ये महकमा मौसमियात का कहना है। लेकिन ये कि इसके मुकाबले में गर्मी बहुत कम है। जैसे आज जो है वो 37 से 39 डिग्री की पेशगोई की गई है, फिर कल की हम बात करते हैं तो कल 36 से 38 की पेशगोई की गई है। इसके बाद आके ये स्टेबल होगा 36 डिग्री पे ये दर्जा हरारत, तो वो काबिल कबूल फिर इस सेंस में है कि लोग जो है वो उसको तो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो 2 दिन कराची में गर्मी पड़ी है वो क़यामत ख़ैज़ गर्मी थी, और जाहिर सी बात है कि लोगों के असाब जो है जवाब दे गए थे, इस कदर गर्मी थी कराची। जी अच्छा, और आफ्ताब खान साहब ये भी बताइएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक और जो नेक्स्ट वेव है, हीट वेव जो है वो एक और आएगी, तो क्या वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक्सपेक्ट की जा रही है? इससे भी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और मज़ीद नुकसान का खदशा है? जी तकरीबन इसी किस्म का जो है वो बढ़ेगा जो पेशगोई की गई महकमा मौसमियात की जानिब से। इसमें दो पैराए में हम बात कर लेते हैं। एक जो सिस्टम आ रहा है वो उसको लो प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर के लिए, वो दही सिंध के जो अजला है, जैकोबाद है, इसके अलावा मीरपुर खास, इस समेत जो दीगर अजला है उसको हिट करेगा 7 मई के बाद, यानी 7 को वो जो है असरात देना शुरू कर देगा। कराची के लिए स्पेशली जो कहा गया है वो 13 को जो वो एंटर होगा, और उसके बाद जो है वो कराची, बदीन, ठट्टा और ये जो साहिली पट्टी है ये उससे मुतासिर होगी। तो इसी किस्म की सूरत हाल की पेशगोई की गई है जो 2 दिन हमने कराची में देखी है। जो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर जो है वो एल नीनो की जो बात हो रही है, आफ्ताब साहब ये कहा जा रहा है कि सुपर एल नीनो होगा, तो इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, सुपर एल नीनो का तो हमने पता किया इनसे महकमे मौसमियात से, तो उसकी तो उन्होंने नफ़ी की है कि इस तरह का कोई सीन नहीं होने जा रहा। अलबत्ता एल नीनो के बारे में चूंकि एक प्रेडिक्शन ये कर चुके हैं कि पहले मई में था, लेकिन अब ये बता रहे कि मई से लेके जुलाई तक जो है ये किसी वक्त भी एक्टिव हो सकता है। ये बैरुल कायर में असल में एक एक्टिविटी होती है एल नीनो, अगर मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बताऊँ कि उसमें समंदर का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजे में हम मुतासिर होते हैं, चाहे बराह रास्त ना सही, लेकिन हम मुतासिर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल इसकी आप कह रहे हैं कि महकमे मौसमियात ने नफ़ी की है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद थे। जो कराची के बासी हैं उनसे हम यही कहेंगे कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले और एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि इस हीट वेव से बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। इस हिस्से में भी बहुत कुछ है। हम अक्सर आपको क्रिकेट पर बात करते हुए दिखाई देते हैं, दीगर खेल भी शामिल करेंगे, एक चेस प्लेयर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, टेनिस पर बात होगी, लेकिन इस वक्त शामिल करेंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है कि फिक्शन या कहानी क्या हकाइक से फरार है या हकाइक की खोज का नाम है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। फ़िक्शन या कहानी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और हम कहानियों से जुड़े होते हैं, बचपन से कहानियाँ सुनते हैं, हम कुछ कहानियों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, बल्कि इन कहानियों की बुनियाद पर इंसान ने कत्ल गारत की, इन्हीं कहानियों की बुनियाद पर इंसान ने बहुत कुछ तामीर किया, बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ, बहुत कुछ मस्बत हुआ। आज की इंसानी तरक्की जो है उसके पीछे कहानी का किरदार जो है वो बहुत ही नुमायाँ है, बल्कि है ही कहानी। और अगर हम देखें तो कहानी जो है या फिक्शन जो है ये क्या हकाइक से दूरी का नाम है? यानी जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जब हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार होते हैं, तो हम इसमें पनाह ले सकते हैं फिक्शन में। तो क्या ये फ़िक्शन जो है ये पनाह है, जो ज़मीनी हकीकतें हैं इससे दूर करने का एक ज़रिया है, या ये बुनियादी तौर पे हकाइक की खोज का नाम है? और फिक्शन के ज़रिए आप बहुत सारे हकाइक जो हैं
उनको जानते हैं, हक़ाइक़ को डिस्कस करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रोज़मर्रा की जो ठोस ज़िंदगी है उससे फ़िक्शन को अलग समझा जाता है। यानी इसमें ख्वाब होते हैं, इसमें ख्वाहिशात होती हैं, इसमें इम्कानात होते हैं। फ़िक्शन जो है वो इंसान के बातिन में उतरता है। इस वक्त हमारे साथ मुस्तनसर हुसैन तार साहब मौजूद हैं और इस सवाल का जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता फ़िक्शन के हवाले से। बहुत शुक्रिया तार साहब। फ़िक्शन, मेरा जो सवाल है वो ये है कि फ़िक्शन जो है, ये जो कहानी है, ये फ़रार का नाम है उन तल्ख़ हक़ाइक़ से, ठोस ज़िंदगी से, या बेसिकली उसी ठोस ज़िंदगी, उन्हीं तल्ख़ हक़ाइक़ को डिस्कस करके किसी नतीजे पे पहुंचने का नाम है? आप क्या समझते हैं फ़िक्शन क्या है? फिक्शन जो है जी, वो डेफिनेटली हकीकत से फ़रार का भी एक ज़रिया, ठीक है, और ये डिपेंड करता है वो किस मुल्क में लिखी जा रही है ठीक है, और उसका पैटर्न क्या है। सही, मैं यहाँ पे हवाले नहीं देना चाहता। बहुत सारे फिक्शन राइटर्स जो हैं वो अपनी एक फैंटेसी में रहते हैं, मैं उससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। फिक्शन बुनियादी तौर पे जो तल्ख़ हकीकतें हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मसलन राख में मैंने मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी को डिस्कस किया हुआ है और कोई नावल नहीं लिखा गया जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की तल्ख़ हकीकत है ना। और उसके बाद मतलब है कि उसमें जो मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स भी हैं उनका जो एटीट्यूड है सोसाइटी की तरफ। मसलन खज़ो ख़ाशाक ज़माने में मुझे किसी ने पूछा कि जी वो आपके जो किरदार हैं वो मज़हब से ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। तो मैंने कहा कि मुझे आप क्यों पूछते हैं, वो मैं तो नहीं हूँ। वो किरदारों से पूछा जा सकता है और वो किरदार किस तरह डेवलप होते हैं। जी, वो इस तरह कि ये मेरी एक राय है सही सही, कि जब आप कोई नावल लिखते हैं तो बहुत सारे नावलों में हर किरदार में नावलिस्ट बोल रहा होता है। जी बिल्कुल, मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, उसमें बुज़ुर्गों के नाम आते हैं कि आप हर लाइन से, हर जो मोची से लेके PhD है या कोई आम बंदा रेडी वाला है, वो ज़ुबान वही बोल रहा है उसकी मतलब है कि ऑथर। राइटर, ठीक है, मेरा किला जंगी है एक नावल, तो उसमें कुछ लोगों ने इसलिए उसको अप्रिशिएट किया कि उसमें जितने किरदार हैं वो अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं, उनका लहजा अपना है। तो मतलब है कि आप मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब आप लिखने बैठते हैं तो आप डेफिनेटली आप खुद क्रिएट करते हैं और ये जो किरदार तख्लीक करना है ये बहुत मतलब है कि एक आसमानी काम होता है कि आप कैरेक्टर्स को खुद तख्लीक कर रहे हैं, आप भी एक तख्लीककार हैं। लेकिन अगर तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक नाकाम नावल। लेकिन अगर कहीं किसी मोड़ पे वो आप इंटेंशनली नहीं करते, आपका कोई किरदार बागी हो जाता, वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से एक सक्सेसफुल नावल का आगाज़ होता है और मैं उस किरदार को आज़ाद कर देता हूँ। वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है। सही, यानी जितने भी किरदार इंडिपेंडेंट होंगे किसी भी नावल में, वो आई फील के उतना ही बड़ा होगा। बाकी जो है हकीकत जो है, और उसके बाद दोस्तोयेवस्की का आपने नाम लिया, ये तो मतलब एक फ़िलासफ़र भी हैं और इन्होंने जो कुछ लिख दिया है वो हकीकत से फरार तो नहीं है, वो तो हकीकत को प्रोब किया है जो कोई और नहीं कर सकता था। मसलन इसमें थोड़ी सी मिसाल मंटो साहब की दी जाए कि मंटो साहब के बारे में कहा कि जी उन्होंने ये किया और वो किया, फांसी लिखी, फलान लिखी। तो एक क्रिटिक ने ये एक फ़िक्रा लिखा था कि देखें एक ढेर है गंदगी का या कोई और, तो आप पास से गुजर जाते हैं आम राइटर, लेकिन मंटो पास बैठ जाता है, वो कहता है कि क्यों है जी, ये किसने बनाया है, और वो उसकी बू को बयान करता है। तो वो हकीकत से तो फरार नहीं है, वो तो हकीकत से कुर्बत का एक ज़रिया है।
बहुत शुक्रिया तार साहब। नाजरीन, जो दोस्तोवस्की का हवाला दिया तार साहब ने, बुनियादी तौर पे मैं यही कहूँगा कि ये वो राइटर्स थे, यानी वो फ़िलासफ़र्स जिन्होंने देखा कि जो साइंटिफिक मैथडोलॉजी है वो अपने दायरे में महदूद दायरे में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा नतीजा खेज़ साबित होती है, लेकिन जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मौज़ूइयत से भरपूर है। और जब आप ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ या इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं जो एम्पिरिकल एविडेंसेस मांगती हैं या आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, तो वहाँ पे आपका अपना दायरा जो है वो बहुत महदूद हो जाता है। तो बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने फ़िक्शन को एडॉप्ट किया बाकायदा इस वजह से कि वो उन ग्रे एरियाज़ को टच करना चाहते थे जहाँ पे वो आज़ादी से बात कर सकें, क्योंकि अगर वो अपनी उसी डोमेन के अंदर रहते तो फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता था कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहे या यहाँ पे आप जो है वो आप साइंटिफिक नहीं रहे, आपने डेविएट किया है। तो यहाँ पे और लाइफ जो है वो मौजूदियत से भरपूर है, वहाँ पे आप अपने आप को इतना महदूद रख नहीं सकते। फ़िक्शन जो है इसके हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारी साइंसेस में इसका बहुत ही अहम तरीन किरदार है, साइंसेस को की परवरिश के हवाले से। यानी फ़िक्शन में इम्कानात के हवाले से डिस्कस किया जाता है, ख्वाहिशात के हवाले से, और हम बहुत सारी फ़िक्शन ऐसा देखते हैं जो बाद में बहुत यानी साइंसी इजादात से बहुत पहले एक ख़याल की शक्ल में, एक इम्कान की शक्ल में, एक ख्वाहिश की शक्ल में नमूदार हुआ और उसके बाद हमने देखते हैं कि वही इंसान जो है उसके पीछे लग गया और उसके बाद उसने वो ईजाद कर ली। तो फ़िक्शन का बहुत ही अहम तरीन किरदार है हक़ाइक़ की दुनिया में कुछ बहुत सारे ऐसे मामलात को डिस्कस करना कि जिससे जो चीज़ें हैं वो नतीजा खेज़ साबित हो सके। मुसलसल हुसैन तार साहब जो हैं वो उनसे अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे, एक और सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात होती रहती है, चेस की बात करते हैं। चेस की बात करना भी इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे खेलों में से एक है जिसकी जानिब अब रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके हवाले से सीरीज़ आ रही हैं, लोग जो हैं इसको जानते हैं पहले से ही और एक तवील अरसे तक खेलते भी रहे हैं। लेकिन एक बीच में गैप भी आया था जिसमें हमने देखा कि इससे नज़र हट गई थी, लेकिन वो नज़र अब वापस लौट रही है क्योंकि पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान साद जहांगीर जो हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्होंने शतरंज की दुनिया में अरीना इंटरनेशनल मास्टर का एजाज़ अपने नाम कर लिया है और साद जहांगीर अरीना इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। साद हमारे साथ ही मौजूद हैं। साद, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड टू। साद भाई, नन्हे से चैंपियन आप, मतलब क्या शानदार परफॉर्मेंस आपने दी है, तो आपको ये ज़बरदस्त टाइटल मिला है, मुबारकबाद आपको, हम इसके लिए कंग्रेचुलेशंस कहेंगे। बताएं कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, मुझे खुशी हुई जब मैं अरीना इंटरनेशनल मास्टर बना। अच्छा, अरीना इंटरनेशनल मास्टर के हवाले से पहले बताइए हमारे नाज़रीन को कि कितना बड़ा एजाज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर अनअवेयर ऑफ दिस। अरीना इंटरनेशनल मास्टर एक टाइटल है, फीडे का उनकी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है worldchess.com। उस पर पहले टाइटल होता है अरीना कैंडिडेट मास्टर, फिर अरीना फीडे मास्टर, फिर अरीना इंटरनेशनल मास्टर, उसके बाद अरीना ग्रैंड मास्टर होता है। तो मैं भी अरीना इंटरनेशनल मास्टर हूँ। उसके लिए 1700 प्लस रेटिंग मेंटेन करनी होती है 50 रैपिड टूर्नामेंट गेम्स में। ज़बरदस्त। अच्छा साद, मुझे ये बताएं, शुरू से शुरू करते हैं, अभी छोटे से तो आप अभी से ही हैं, मुझे बताएं किस ग्रेड में, हाँ किस ग्रेड में है, और चेस का शौक आपको कैसे पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुए आप, किसको देखते थे, या घर में कोई चेस खेलता था जिससे आपने कहा कि नहीं अब मुझे भी लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है इस तरफ? अभी मैं 7th ग्रेड में हूँ। पहले मैं स्विमिंग भी करता था, कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ, हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ, पियानो भी बजाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि अब चेस भी सीखो। उसके बाद बाबा ने मुझे चेस सिखाई। चेस में मेरा काफ़ी ज़्यादा शौक। क्या बाबा चेस खेलते हैं घर में? जी, बाबा और भाई। अच्छा, इसी वजह से शायद। लेकिन फिर टीवी देखने का तो टाइम ही नहीं मिलता होगा आपको? टीवी बाबा के साथ देख लेता हूँ। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर नहीं देखता। उस पर भी चेस ही देखते हैं? यूट्यूब पे देखते हूँ चेस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये तो बताया कि घर से शुरू हुआ, उसके बाद प्रोफेशनली कौन है आपकी इंस्पिरेशन? प्रोफेशनली मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड चैंपियन। अरे वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं साद, ये जो इस वक्त सामने आपके चेस का बोर्ड भी पड़ा है और उसमें पीसेस है मुख्तलिफ, ये पीसेस की मुख्तलिफ चालें होती हैं। इन चालों में आपको ना किसी चीज़ पे एक्सपर्टीज़ हासिल होती है कि कोई ख़ास पीस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग क्वीन से खेलते हैं, कुछ लोग जो है वो कासल से खेल रहे होते हैं, कुछ को जो है हॉर्स बहुत पसंद होता है। आपकी फेवरेट पीस कौन सी है? मेरा फेवरेट पीस रुक है। रुक? रुक। वो क्यों?
यानी ये जो क्रॉस जी बनाते हुए जाता है प्लस। ओके। अच्छा साद, आप जिस तरह से चेस में इतने ज़बरदस्त प्लेयर बन गए हैं और आगे भी आपका इरादा है मज़ीद टाइटल्स भी आप इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे, मुझे बताएं कि स्टडीज़ को और इसको मैनेज कैसे करते हैं? डेफिनेटली इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस या ट्रेनिंग जो भी आप करते हैं वो आपके लिए ज़रूरी होती है, और स्टडीज़ भी ग्रेड 7 की बड़ी टफ़ होती हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं टाइम को? मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, मैं 2 o'clock स्कूल से आता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ, स्कूल का सारा काम करता हूँ, फिर ज़्यादातर टाइम चेस को देता हूँ, फिर रात को स्विमिंग के लिए जाता हूँ। ओके वाह, तो आप रुक की बात कर calculated। रहे थे, रुक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? प्लस के साइन में मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एंड गेम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है पीस। ओके, रुक जो है एंड गेम में ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ ओपनिंग्स होती हैं कुछ खास, जी जिस तरह हम जानते हैं कि क्वींस गैम्बिट है, जी। क्वीन साइड ओपनिंग है, किंग साइड ओपनिंग है, तो कौन सी ओपनिंग आपके ज़्यादा करीब है, यानी किसको खेलते हैं आप? निम्सो इंडियन मुझे अच्छा। बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो उसमें भी आप जो है, क्योंकि रुक्स तो सबसे आखिर में इस्तेमाल होते हैं, वो तो जो एंड गेम के लिए ज़्यादा मुफीद होते हैं, तो शुरू में किस तरह से आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं? शुरू में कैसलिंग करके रुक भी आ जाते हैं। रुक भी बाहर आ जाता है, बिल्कुल ठीक। राइट। अच्छा साद, मुझे ये बताएं कि ये जो ज़बरदस्त टाइटल आपने जीता है, इसके बाद तो आपके फ्रेंड्स भी फ़ैन हो गए होंगे आपके, मतलब चर्चा होगा आपका स्कूल में भी खूब, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है, वो भी काफ़ी खुश हुए थे। अच्छा, और स्कूल में आपके टीचर्स का क्या रिस्पांस था, फ्रेंड्स का क्या रिस्पांस था जब टाइटल आपने जीता? क्या फ्रेंड्स ने ये भी कहा कि साद अब हमें भी सिखाओ, हमें भी पार्टिसिपेट करना है इस तरह के इवेंट्स में? जी टीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, और फ्रेंड्स? फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली आपको मुश्किल लगता होगा, अब आपके लिए ये बड़ी आसान चीज़ है। अपने आप को मज़ीद जो नई जो ट्रिक्स हैं उससे अवेयर रखने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग आप करते हैं? जिस तरह से अभी अली ने बात की, यूट्यूब पे भी आपके जो आपकी मोटिवेशन है उनके भी, मैग्नस कार्लसन, उसकी भी वीडियोस और वो सब कुछ चलता होगा, वो देखते हैं, किस तरीके से अपडेटेड रहते हैं चेस में आप? मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, उनकी गेम्स देखता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो 21 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा है। अच्छा, आपके स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ खेलों में आपको दिखाई देते होंगे, आपने चेस का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपके घर में खेला जाता था या कोई और भी रीज़न थी? मेरे बाबा ने मुझे कहा था चेस भी सीखो, और उनको अच्छी आती थी, मेरे बाबा ने फिर मुझे सिखाई, फिर आगे से मुझे शौक हो गया। तो वो भी 2000 रेटिंग वाले हैं? उनकी रेटिंग का नहीं पता मुझे। अच्छा, तो फिर इसमें से घर में कौन जीता है भाई चेस में? रेटिंग का तो चलें वो आपको नहीं बताते अपनी, लेकिन आप बताएं कि जब घर में खेलते हैं तो कौन जीतता है? पहले तो बाबा ही जीते थे, फिर अभी तो मैं जीतता हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बाबा जानबूझ के हार जाते हों कि साथ को बुरा ना लगे? तो मेरा ख्याल है चेस में ऐसा कोई नहीं करता। चेस में जानबूझ के हारना मुश्किल क्या काम है। ऐसा है? नहीं, हो भी सकता है। क्योंकि पेरेंट्स हैं अली, उसमें हाँ, तो हम कुछ भी हर हो सकता चीज़ है, में, बिल्कुल चेस ठीक क्या है। है वो तो कोई भी चीज़ हो। तो इसके अलावा क्या करते हैं, यानी इतना सब कुछ करने के बाद आप कराटे भी करते रहे, फिर उसके बाद आप जो है चेस भी खेलते हैं, और भी खेल हैं जो आप बता रहे हैं कि उसमें भी ठीक ठाक आपने नाम कमाया, तो क्या वक्त बचता है आपको, और उसमें क्या लेयर के लिए क्या करते हैं, रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है स्टडी के लिए, बाकी टाइम मैं स्टडी को देता हूँ, होमवर्क अच्छा। कर लेता हूँ। अच्छा, आगे की क्या प्लान्स है साद? आगे आपने क्या करना है, और आगे कौन सी ऐसी चैम्पियनशिप है या टाइटल है जिसके लिए आपने सोचा है कि अब उसकी तैयारी करूंगा और वो टाइटल बस अब मुझे चाहिए? आगे मैंने अरीना ग्रैंड मास्टर का टाइटल लेना है, जो FIDE worldchess.com पे सबसे हाईएस्ट टाइटल होता है। अच्छा, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और ये बताएं कि आप यानी इसे कितना रेगुलरली ट्रेन करते हैं आपने आपको? रोज़ाना खेलते चेस? जी मैं रोज़ाना खेलता हूँ रूटीन से। रूटीन से? और जी। क्या औकात होते हैं, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद? सुबह उठने के बाद। सुबह उठने के अच्छा, कभी किसी मूव में स्टक हो गए और बहुत ज़्यादा देर उसमें स्टक रहे हो, कितना टाइम रहे, ये भी ज़रा बताएं। नॉर्मली तो अगर रैपिड या क्लासिकल गेम हो तो 2 से 3 मिनट्स में अच्छी मूव हमें मिल जाती है। अच्छा, कौन से पीसेस ज़्यादा पसंदीदा हैं? वाइट आपको वाइट के साथ खेलना पसंद है या ब्लैक के साथ? मैं दोनों के साथ खेल लेता हूँ, दोनों के साथ अच्छा खेल दोनों के लेता साथ, क्योंकि अमूमन जो ब्लैक है उनकी सेकंड बारी होती है और वो दूसरी बार लेते हैं, जी। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पहली बार ये पसंद करते हैं कि पहली बारी उनकी, और उनको ज़रा जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द बोर्ड, वो मिल जाता है जी, ज़्यादा ऐसे आसानी ही। से, तो ऐसे ही। वो प्रेफर ठीक। करते हैं वाइट रहे।
अच्छा साथ आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े टैलेंटेड भी होते हैं और उनको आपको देख के शौक़ पैदा हो गया होगा आपके, अगर साथ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी चेस खेल सकते हैं, हम भी टाइटल्स जीत सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि हमेशा खेलते रहो, कभी क्विट ना करना, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है तो इसमें क्विट नहीं करना है बस। बिल्कुल ठीक है साद, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। साद हमारे साथ मौजूद थे, चेस प्रोडिजी हैं पाकिस्तानी और इंशाल्लाह अगले आने वाले मैचेस भी अपने जीत कर मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिडवाइफ्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मिडवाइफ की अहमियत और उनकी तालीम और जदीद सेहत की सहूलियात से आगाही फराहम करना है ताकि माँ और बच्चे की सेहत को लाहक खतरात से निपटा जा सके। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर रोज़ सैकड़ों माएँ और हज़ारों नौमौलूद बच्चे ऐसी तिब्बी पेचीदगियों के सबब हलाक हो जाते हैं। इस साल का मौजू 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स है। इस दिन की कितनी अहमियत है और हुकूमती सतह पर मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग के लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हो रहे हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको करने की मजीद ज़रूरत है जिससे हम तिब्बी पेचीदगियों पर काबू पा सकते हैं। इस पर हमने बात करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा अकबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नर्सिंग मैनेजर हैं ओमैय हॉस्पिटल, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा साहिबा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वी आर गुड टू। सुमेरा साहबा, अब जानना चाहेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि आपको ये डे सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि मिडवाइफरी के हवाले से दुनिया भर में तो बहुत आगाही है, पाकिस्तान में इसकी बड़ी कमी देखी जा रही है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हुई, दोबारा सवाल करेंगे प्लीज़? मैं ये जानना चाहूँगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि मिडवाइफरी का डे जो है मनाया जाए। मिडवाइफरी का डे क्यों मनाया जा रहा है ये पूछना चाह रहे हैं? जी जी, इंटरनेशनल मिडवाइफरी का डे इसलिए मनाया जाता है कि ताकि हम दुनिया भर की मिडवाइफ्स को खराज तहसीन पेश कर सकें, हौसला अफजाई कर सकें कि वो किस तरह से अपनी अनथक मेहनत से औरतों का मतलब यहाँ माओं का और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती हैं और उनको तमाम पेचीदगियों से बचाकर एक लाइफ हेल्दी बेबी से नवाजती हैं। अच्छा सुमेरा साहिबा, फॉर दिस एक मिडवाइफ का तरबियत याफ्ता होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपडेटेड रहना उसका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आपके ख्याल में कितना काम हो रहा है? एक मिडवाइफ का एक्टिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके अलावा आपके दोनों सवाल डिस्ट्रैक्ट हुए, और अपडेटेड रहना कितना इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल यही पूछ रही हूं। ऑफ कोर्स एक मिडवाइफ जो प्रॉपर्ली हमारे पास ट्रेंड होती हैं, लाइसेंस होल्डर होती है, उसको अपडेटेड भी रहना, जो आज उनकी जो नॉलेज है उसको अपडेटेड रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो मरीज को और एक माँ को पेचीदगियों से बचा सके जो हमल के दौरान पेश आती हैं या डिलीवरी के दौरान पेश आती हैं, उन पेचीदगियों से बचा सके और एक हेल्दी एंड लाइफ बेबी से नवाज सके। बिल्कुल ठीक। सुमेरा साहिबा, ये तो एक ऐसे पेशे में से है जिसका जब से इंसान जो बनी नूं इंसान चल रही है उस वक्त से जो है इसकी ज़रूरत दरपेश रहती है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इनोवेशन कितनी हो चुकी है, कितनी तरक्की हो चुकी है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? देखिए, तरक्की जो जिस तरह से दुनिया भर में तरक्की हो रही है, डिफरेंट मेडिकल शोबे में अलग अलग जगहों पे तरक्की हो रही है, इसी तरह से मिडवाइफरी रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स आए हैं जो मरीज को जितनी भी उनको पेचीदगियां होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है, उससे बर वक्त आगाह कर सकें। अगर बच्चे की धड़कन सुननी है तो पहले हम फीटोस्कोप का एक आला आता था उससे सुनते थे, अब डॉपलर मशीन्स आ गई हैं, सोनिकेट की डिवाइसेस आ गई हैं, सीटीजी मशीन्स आ गई हैं जो हर जगह पे गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और डिफरेंट प्राइवेट सेटअप्स में भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक मिडवाइफ डिलीवरी के दौरान और ख़ास तौर पे लेबर के दौरान बच्चे की धड़कन किस तरह से है, सही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसके ज़रिए बता सकती हैं और उससे हम मरीज़ की और बच्चे की जान को सेव कर सकते हैं। साथ साथ मरीज़ की देखभाल के लिए हमारे पास जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस मौजूद हैं जैसे डायनापैम्प्स है, इन तमाम डिवाइसेस के जो इस वक्त आईटी के दौर में तरक्की हो रही है, मेडिकल डिवाइसेस के दौर में तरक्की हो रही है, तो उसकी वजह से हम मरीज़ को और बेहतर से अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से निगहदाश्त कर सकते हैं और जितनी भी पेचीदगियां उसको हम टाइमली कैच करके उसको वक्त से पहले मरीज को अच्छे से हम पहचान सकते हैं कि ये मसले आ रहे हैं
और उसकी वजह से पेशेंट और उसका बच्चा सेफ रहता है। राइट। अच्छा सुमेरा साहिबा, हुकूमती सतह पर ये जो मिडवाइफ्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो किए जा रहे हैं, और आप क्या समझती हैं कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनको करने की अशद ज़रूरत है ताकि हम ये जो तिब्बी पेचीदगियाँ हैं इस पर कंट्रोल हासिल कर सकें? अच्छा, हुकूमत इंतज़ामात तो हुकूमत ने बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन आपको पता है जो देहातों में है या देहाती इलाके हैं वहाँ पे अभी भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स की कमी है। अगर बेसिक हेल्थ यूनिट्स है तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स की कमी है, मैन रिसोर्स की कमी है। अगर वहाँ पर मिडवाइफ्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर दाइयाँ मौजूद होती हैं, अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड ना हो तो उसकी वजह से वहाँ पर अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी गई होती है तो फिर जो मरीज़ है उस तक एक ट्रेंड मिडवाइफ या ट्रेंड ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, जिसको दाई को हम ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स कहते हैं, वो मौजूद नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम होता है। उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि इन ट्रेनिंग्स में, मिडवाइफरी ट्रेनिंग्स को हर गांव में, हर देहात इलाके में, इंटरनल जो हमारे सिंध का एरिया है या इंटरनल पंजाब है, इंटीरियर साइट्स हैं, उस पे ट्रेनिंग्स को और बढ़ाने की ज़रूरत है। राइट। अच्छा, जो लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जो ख़वातीन पहले से ये काम कर रही हैं, जिनको दाइयाँ हम बुलाते हैं, उनकी एजुकेशन में और जो मिडवाइफ्स बाकायदा ट्रेन होकर आती हैं उनकी एजुकेशन में क्या फ़र्क है वाज़े तौर पर, जो उनको भी सपोर्ट कर सकता है अगर वो इस काम को बरकरार रखना चाहती हैं? मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट कर आई है, दोबारा से प्लीज़ बोलेंगे? सॉरी, थोड़ा सा लाउड। सुमेरा साहिबा जानना चाहते हैं कि जो दाइयाँ होती हैं उनके पास भी जो इल्म है वो ज़बानी कलामी उनको मिलता रहता है, तजर्बात की सूरत में उनके पास होता है, मुशाहिदों की सूरत में होता है, लेकिन जो दूसरी जानिब से जो हॉस्पिटल ट्रेंड नर्सेज अवेलेबल होती हैं या मिडवाइफ्स अवेलेबल होती हैं, उन दोनों की ट्रेनिंग्स में फ़र्क कितना है और इसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है? देखिए, जो दाई होती है वो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स है, वो अपने आबाओ अजदाद से या जो एक्सपीरियंस उनका जो विरासत में उनको मिला होता है वो सीख रही होती है, रीसेंट नॉलेज से वो अपडेटेड नहीं होती हैं। जो मिडवाइफ्स होती हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है, सिंध नर्सेज एजुकेशन बोर्ड की तरफ से वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होती है, और WHO की तरफ से अगर इस वक्त फिगर बताऊं तो हमारे पास मिडवाइफ, जैसे आपको इस वक्त हमारा जो आज का थीम है कि 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स, तो उसी के हिसाब से अगर बात करूं तो हमें मिडवाइफरी ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मिडवाइफरी अगर आप उसकी कंपैरिजन की बात करें तो मिडवाइफ ट्रेंड होती हैं, उनका प्रॉपर्ली ट्रेनिंग की जाती है, जिस ईयर में वो उनकी ट्रेनिंग होती है, ऑफ कोर्स उसके हिसाब से रिसेंटली अपडेट गाइडलाइंस उनको WHO की तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं। सेकेंडली वो सर्टिफाइड होती हैं, दाई सर्टिफाइड नहीं होती। थर्डली लाइसेंस होल्डर होती हैं जो मिडवाइफ्स होती हैं और जो नर्सेज होती हैं, बट दाई लाइसेंस होल्डर नहीं होती। दाई अपने ट्रेडिशंस में या पुराने जो भी ट्रेडिशंस होते हैं उसको फॉलो कर रही होती हैं। रिसेंटली जो भी अपडेटेड चीज़ें आई हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी की पेचीदगियों को जो पकड़ सके या जो उसको अवेयरनेस दे सके मरीज को भी, उसकी फैमिली को भी, तो वो एक प्रॉपर्ली मिडवाइफ्स दे सकती हैं, क्योंकि दाई के पास उसकी ट्रेनिंग मौजूद नहीं होती। तो ये फर्क है। राइट। बहुत शुक्रिया सुमेरा अकबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिडवाइफ्स का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हमने चेस की भी बात की और अक्सर हम क्रिकेट की भी बात करते हैं, टेनिस की बात भी करते हैं, तो जनाब टेनिस से अपडेट है। टेनिस से अपडेट ये है कि उसके मैदान में भी पाकिस्तान दुनिया की में एक मुनफरिद पहचान बना चुका है, और यहाँ बहुत से नामवर खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में पहचान दिलवाई है। आज भी एक्सप्रेसो में हमारे साथ पाकिस्तान के 2 टेनिस स्टार खिलाड़ी मोहम्मद आबिद अली खान अकबर और मुजम्मिल मुर्तज़ा मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्लामाबाद में होने वाली टेनिस चैंपियनशिप में डबल्स टाइटल अपने नाम किया है। उन्होंने तजर्बाकार जोड़ी अकील खान और बरकतुल्लाह को शिकस्त दी है और चैंपियन कहलाए हैं। ये शानदार कामयाबी पाकिस्तान के डबल सर्किट की मजबूती और डेप्थ को जाहिर करता है। मजीद उन्हीं से उनकी कामयाबी के बारे में बात करते हैं। आबिद अली और मुजम्मिल मुर्तज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आबिद हमें ये बताएं कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप लोगों की रही, ये जो एक कामयाब जोड़ी का टाइटल भी आपको इसके साथ ही मिल गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस जीत पर? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एंड स्पॉन्सर्स कि उन्होंने
इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में फिर से लाए हैं वो। और सेकेंडली मुजम्मिल ने मेरे साथ खेला, हमारी जोड़ी बहुत कामयाबी रही, तो मुजम्मिल का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और बट या बड़ा टफ टूर्नामेंट था। हमने पहले राउंड में टर्किश जो टॉप सीड थी उसको हराया, फिर सेकंड राउंड में भी एक बड़ी जबरदस्त टर्किश टीम के साथ मुकाबला हुआ, और थर्ड राउंड में सेमीफाइनल में हमने एक रशियन टीम को हराया। तो क्रेडिट देता हूँ मैं अकील भाई और बरकतुल्लाह को भी, जो इंटरनेशनल टीम्स को हराते हुए फाइनल में आए हैं। तो बड़ा अच्छी बात है, बड़ी एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए कि 2 टीम्स पाकिस्तान की फाइनल में आपस में खेलेंगे इंटरनेशनल इवेंट में। तो वी आर फीलिंग वेरी गुड। मुजम्मिल, आप बताइएगा कि अगर क़यादत जो है उसके पास एक्सपोजर हो इंटरनेशनल, और उसकी वजह से आपको लगता है कि वो ट्रिकल डाउन होता है, कहीं आपको नज़र आता है कि उसका फ़ायदा हो रहा है बाकी टेनिस प्लेयर्स को भी? जी बिल्कुल। जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपको मिलता है टूर्नामेंट्स खेल के इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान में अगर इस तरह इवेंट्स हों तो ऑफ कोर्स का फ़र्क पड़ता है। उसका फ़र्क जो है हमें फील होता है ज़्यादातर डेविस कप के मैचेस में, क्योंकि हम डेविस कप खेलते हैं, हम इतना इंटरनेशनल टूर पे एक्टिव नहीं खेलते। जिनसे हमारे मैचेस होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरा साल टूर पे ही खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक इस तरह के टूर्नामेंट जो है ना हमें कॉन्फिडेंस देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो डेविस कप है पाकिस्तान के लिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनमें जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ एक बेहतर तरीके से, बेहतर माइंड सेट से, बेहतर क्लैरिटी के साथ, बेहतर गेम प्लान के साथ हम उनके साथ जो है ना कम्पीट कर सकते हैं उस लेवल पे। आई थिंक जिस तरह टूर्नामेंट्स हैं वो हमें इस तरह से हेल्प करेंगे टू परफॉर्म बेटर इन डेविस कप एंड परफॉर्म बेटर इन एशियन गेम्स इंशाल्लाह, जो कि हमारी भी इस साल में आ रही हैं अगस्त में जापान में, एंड देन वी हैव डेविस कप आल्सो इन ट्यूनीशिया इन सितंबर। तो वो 2 इवेंट्स हैं उनके लिए जो मेन हमारा गोल है जो इंटरनेशनल इवेंट सामने करवाने का, कि हम उस टूर्नामेंट्स की तैयारी की जो है ना उसकी तैयारी करें, उनकी जो है ना उसके लिए बेहतर शेप में हो और बेहतर परफॉर्म कर सकें। राइट। अच्छा आबिद, आप बताएं कि ये जो जीत है आपकी, इसको कहाँ रखते हैं अपने करियर में, और आगे कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिनके लिए आप सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या आपकी नज़र है कि अब वो टाइटल आपने जीतना है? नहीं, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा टाइटल है। ये मैं पहला प्रो टाइटल जीता हूँ डबल्स का, और इस जैसा बड़ा इवेंट मैंने पहले नहीं जीता। और उससे मजे की बात यह है कि हमें अपने होम ग्राउंड पे, अपने शहर में इस्लामाबाद में, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे जीतने का मौका मिला। तो बहुत खुशी हुई, क्राउड भी ज़बरदस्त था, और हमें अपने होम पे अपनी कंडीशंस में ऐसा टूर्नामेंट खेलने को मिला और ऐसे क्राउड के सामने, तो उसकी वजह से भी बहुत बूस्ट मिला हमें, और तो फीलिंग वेरी गुड। और सेकेंडली आगे मेरा गोल ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए डेविस कप फिर से खेलूँ। मैंने कुछ साल खेला था पहले, और मेन गोल ये है कि पाकिस्तान के लिए डेविस कप खेलूं, और न सिर्फ खेलूं कि पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतूं डेविस कप में, और हमें वापस ग्रुप 1 में और इंशाल्लाह उससे भी आगे लेके जाऊं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुजम्मिल, और भी बहुत सारे खेल आ गए हैं, लोगों की तवज्जो उस जानिब भी हो रही है, लेकिन टेनिस एक ऐसा खेल है जो बहुत देर से लोग पसंद करते हैं। आज भी उनके हीरोज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी एहसान मौजूद हैं, उनकी तरह के हीरोज़ मौजूद हैं। तो आपके कौन से हीरो हैं, और आप टेनिस को ही आपने प्रेफर क्यों किया अपनी ज़िंदगी में खेलने के लिए? That's a good question. Long story. टेनिस मैंने क्यों चूज़ की, लेकिन उसको मैं शॉर्ट आंसर करूंगा कि मेरा जो आइडियल है अभी इस वक्त, जो एक मेरा गोल है वो ये है कि मैं पाकिस्तान को टेनिस में उस स्टेज पे रिप्रेजेंट करूं जहां पे पहले किसी ने नहीं किया। आई नो साम भाई ही प्लेड यूएस ओपन फाइनल्स इन डबल्स, बट सिंगल्स में मेरा नहीं ख्याल है किसी ने इतना हाई लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो मेरी कोशिश वही है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अली और मुज़म्मिल मुर्तज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।